Okay, welcome you all in a lecture of vapor power cycle. This is the lecture number 2. So let's start. So this is the vapor power cycle lecture 2, जिसको हम लोग पहले डिस्कस किए थे. वेपर पावर साइकिल का बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें रैंकाइन साइकिल और कार्नोट साइकिल के बारे में डिस्कशन किया था. फर्दर उसके आगे का डिस्कशन हम लोग अब करने जा रहे हैं. तो दिस इज द ATH and KME 401 and this one. So let's start. I am here introducing the isentropic efficiency. Basically, this is very important concept. What is the isentropic efficiency? See, जो आपका expansion process और compression process है, दोनों process isentropic process होते हैं. But practically ये दोनों प्रोसेस आइसेंट्रोपिक नहीं हो सकते हैं. ये आपको भी पता है. रीज़न ये है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जिनमें कोई भी इंटरैक्शन सराउंडिंग के साथ ना हो. सिस्टम का इंटरैक्शन सराउंडिंग के साथ ना, ऐसा पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं हो सकता. तो क्या करें, कैसे कैलकुलेट करें? से फॉर एग्जांपल मैं एक रैंकाइन साइकिल कंसीडर कर रहा हूँ. उसका TS डायग्राम आप देखिए. इसमें 2 to 3 प्रोसेस जो ये आप देख पा रहे हैं, 2 to 3 प्रोसेस. देखिए मैं हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ उसको. जो ये 2 to 3 प्रोसेस आप देख रहे हैं, इस 2 to 3 प्रोसेस में ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, दिस वन इज द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. एंड सिमिलरली जो कंप्रेशन प्रोसेस देख रहे हैं 4 to 1, ये भी एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है. लेकिन जब टरबाइन है, टरबाइन की जो ब्लेड्स हैं, आपको मैं पढ़ाऊंगा जब स्टीम टरबाइन पढ़ाऊंगा, तो जो टरबाइन के ऊपर जब स्टीम फ्लो करती है तो इसका जो सरफेस होता है, इसमें रफनेस होती है. तो इस रफनेस की वजह से स्टीम का जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर यहाँ पर है, वो इस रफनेस की वजह से यहाँ पर एक हीट जनरेट होती है और उस हीट की वजह से इसका टेम्परेचर, जब ये एग्जिट कर रही होती है स्टीम, यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है, सो दिस टेम्परेचर विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली. कि यहाँ पर अगर मैं इसको T1 डैश बोलूँ तो ये, तो दिस T1 डैश temperature is greater than T1. Why? Because of irreversibility. तो आप यहाँ पर जो ये 3 डैश पॉइंट देख रहे हैं, हालांकि यहाँ पर मैंने ये बनाया है एग्जैक्टली, अगर आप देखोगे तो स्लोप कुछ इस तरह से आता है. दिस वन इज 3 डैश. सो अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो T3 टेम्परेचर इज दिस वन और T3 डैश आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा. एंड दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन. क्लियर? ये बात आपको समझ में आई? तो अब यहाँ पर अगर आप स्टीम टेबल से 3 डैश पॉइंट कैलकुलेट करने जाओगे तो आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे. इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंप्रेशन प्रोसेस में, तो जब कोई चीज कंप्रेस हो रही है तो उसका टेम्परेचर आप देखिए, ये T1 टेम्परेचर है, लेकिन आफ्टर कंप्रेशन टेम्परेचर एक्चुअली, क्योंकि आप रिवर्सिबिलिटी फॉलो नहीं कर सकते, तो इरिवर्सिबिलिटी की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर एक हीट जनरेट होगी और उस हीट की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा. तो कैसे कैलकुलेट किया जाए, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट किया जाए ताकि हमारे 1 डैश पॉइंट और ये जो पॉइंट्स हैं इनकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाएँ. तो इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो कैसे करेंगे, ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाएंगी. तो लेट अस टेक दिस वन. सो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी तो अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ तो सिंपल है. एफिशिएंसी इज लेस देन 1 वैल्यू. तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि जो गैप है ये H2 माइनस H3 डैश का, ये छोटा होगा एज कम्पेयर टू H2 माइनस H3. तो H2 माइनस H3 डैश इज द एक्चुअल वर्क डन बाय द टर्बाइन एंड H2 माइनस H3 इज द आइडियल वर्क डन. तो डेफिनेटली आइडियल वर्क डन ज़्यादा है. ये आप ये लाइन देखेंगे, ये ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू आप हमेशा लेस देन 1 कंसीडर करेंगे. लेकिन अगर आप पंप का केस देखेंगे, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर द पंप, तो अगर आप उसमें देखेंगे तो ये H1 माइनस H4, ये कौन सी वैल्यू है? ये आपकी ये वैल्यू है आइडियल. बट H1 डैश माइनस H4 ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है. तो आप देखेंगे यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू है वो ज़्यादा है. तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि एफिशिएंसी, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी जब भी कैलकुलेट करेंगे दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 1. तो आप यहाँ से देख लेंगे कि कौन सी लाइन ज़्यादा आ रही है, कौन सा गैप बड़ा आ रहा है हीट का, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे. अब जैसे यहाँ पर है, अगर आपको आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कंप्रेसर की मालूम है तो H1, H4 और ये सारी वैल्यू आप स्टीम टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं और H4 डैश की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे. ध्यान रखिएगा, जब भी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी आपको दिया जाता है क्वेश्चन में, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप एक्चुअल प्रोसेस कंसीडर करेंगे. तो अगर आप एक्चुअल प्रोसेस कंसीडर करने की बात करते हैं तो ये साइकिल कौन सी होगी? 1 डैश 2 3 डैश 4 एंड 1 डैश.
ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? ओके। सो अब आगे आते हैं, कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं जिससे रैंकाइन की साइकिल एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। उसमें पहला पैरामीटर हम ले सकते हैं कि जो स्टीम टरबाइन के अंदर इनलेट कराई जा रही है, या आप कह सकते हैं बॉयलर का जो एग्जिट प्रेशर है, अगर उसको हम लोग इंक्रीज कर दें तब हम रैंकाइन एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर ऑफ स्टीम एट इनलेट ऑफ द स्टीम अगर हम बढ़ाएंगे तब भी हमारी रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। प्रेशर एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन, अगर हम एक्सपेंशन जो है ज़्यादा प्रेशर गैप के बीच में करेंगे तो हमको जो लाइन है वर्क डन की वो बहुत बड़ी मिलेगी, इससे आपका पॉजिटिव वर्क डन ज़्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी। फीड वाटर टेम्परेचर एट इनलेट ऑफ द बॉयलर, अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू भी चेंज करते हैं, तो एडिशन ऑफ हीट हमारी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी भी ज़्यादा मिलेगी। चलिए मैं वन बाई वन कंसीडर कर रहा हूँ। देखिए ये टीएस डायग्राम है, और इस टीएस डायग्राम में क्लियरली आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे। इस टीएस डायग्राम में एक चीज़ आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप देखें कि ये रैंकाइन साइकिल है जिसमें जो प्रोसेस है वो 1 2 3 4 प्रोसेस है। अब अगर मैं प्रेशर ऑफ स्टीम को चेंज करता हूँ, प्रेशर ऑफ स्टीम को रिड्यूस करता हूँ, ठीक है, अगर मैं प्रेशर ऑफ स्टीम को रिड्यूस करता हूँ तो आप देखिए टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर जो यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे थे 2, वही टेम्परेचर यहाँ पर भी है 2 लेकिन अगर आप लाइन की बात करेंगे तो आप अगर ये पॉइंट देखें, अगर आप ये पॉइंट देखें 2 to 3, ये वाली लाइन ये आपका पॉजिटिव वर्क डन है, और 2 to 3 ये आपका भी पॉजिटिव वर्क डन है। लेकिन अगर आप प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं एट इनलेट ऑफ स्टीम, तो आपका 2-3 यानी H2, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ H2- माइनस H3- जो ये वैल्यू है, दिस वैल्यू इज लेस देन H2 माइनस H3। एक चीज ये समझ में आपको आ गई होगी। दैट मीन्स कि अगर आप प्रेशर ऑफ स्टीम कम करते हैं तो आपको वर्क डन कम मिलेगा। इज दैट क्लियर? लेकिन इसका केवल एक ही सिग्निफिकेंस नहीं होता है, इसके कई सिग्निफिकेंस होते हैं, और वो सिग्निफिकेंस क्या क्या है वो आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले अगर मैं एरिया की बात करूं, अगर आप एरिया देखेंगे तो एरिया आप 4, 3, इसका 6, 5, 4 ये एरिया देखिए, ठीक है, ये हीट एडिशन का एरिया है। और दूसरा एरिया ये है कि जब आप प्रेशर रिड्यूस करते हैं तो ये हीट एडिशन आपका बढ़ रहा है, ठीक है, या आप कह सकते हैं, चूंकि आई एम सो सॉरी, ये हीट एडिशन है, ये वाला पोर्शन आपका हीट रिजेक्शन का है। देखिए ये पोर्शन आपका हीट एडिशन का होता है, दिस पोर्शन इज क्यू एड, ठीक, और ये आपका रिजेक्शन का पोर्शन होता है, क्यू रिजेक्ट। क्लियर? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्यू एडिशन और क्यू रिजेक्शन का, कि आप यहाँ पर अगर एरिया आप देख रहे हैं तो एरिया आपका इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप साइकिल थर्मल साइकिल इफिशियंसी देखें तो रिजेक्टेड पार्ट अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि निगेटिव पार्ट आपका इंक्रीज हो रहा है। अगर ये पार्ट आपका इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हीट रिजेक्टेड पार्ट आपका प्रेशर रिडक्शन के बाद, प्रेशर रिडक्शन जब आप कर रहे हैं तो हीट रिजेक्शन पार्ट आपका कम हो रहा है, तो निगेटिव पार्ट आपका कम होगा, तो जाहिर सी बात है साइकिल इफिशियंसी बढ़ेगी। लेकिन मैं फिर एक चीज कह रहा हूं कि केवल यही पोर्शन नहीं है कि रिजेक्शन पोर्शन ही बढ़ रहा है, इसके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही है। वो प्रॉब्लम क्या है? Hence, it is obvious that increasing steam pressure at inlet to steam turbine is accomplished by the increase in cycle thermal efficiency. But this increase in pressure increase wetness of steam. Wetness of steam कैसे increase हो रही है? आप देख रहे हैं कि ये 3 पॉइंट है और यहाँ 3' पॉइंट है। तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो ये 3 पे है, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल अगर P' इनिशियल प्रेशर था आपने इंक्रीज किया तो ये पॉइंट रहेगा 3 पे। लेकिन अगर आपने प्रेशर को रिड्यूस किया तो आप देखिए कि ये 3' पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये आपको मालूम है सैचुरेशन लाइन है, तो अगर X3 यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन X3 पर बात करें और X3' पे बात करें तो डेफिनेटली X3' पे ड्राइनेस फ्रैक्शन ज्यादा होगा। सो प्रेशर इंक्रीज करने में साइकिल थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, बट दिस इंक्रीज इन प्रेशर increase the wetness of steam as shown by the state 3 and 3', where X is the dryness fraction. This increase in wetness of expanded steam decreases the adiabatic efficiency of the turbine. Definitely, adiabatic efficiency कह सकते हैं या isentropic efficiency की बात कर सकते हैं of the turbine, and also increase the chance of erosion of the steam turbine blades. Therefore, as there are the two contrary consequences of increasing throttle pressure, so a compromise is it to be had.
Normally, to avoid erosion of the turbine blade, the minimum dryness fraction at the turbine exhaust should not go below 0.88. तो ये एक कंडीशन है जो प्रैक्टिकली देखी गई है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा प्रेशर डिक्रीज नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है कि हम इससे साइकिल एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाएँ। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर ऑफ स्टीम की। तो इस तरह का टीएस डायग्राम जैसे पहले मैंने देखा था, इस तरह का टीएस डायग्राम हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर ये T2 डैश है, अगर मैं इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि ये लाइन आपकी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स पॉजिटिव वर्क इंक्रीज हो रहा है। लिखा है यहाँ पर रैंकिन साइकिल रिप्रेजेंटेड द टीएस डायग्राम शोन द इंक्रीज टेम्परेचर फ्रॉम T2 टू T2 डैश कॉजेस इंक्रीज इन नेटवर्क। डेफिनेटली नेटवर्क अगर आप देखें WT तो माइनस WP होता है, तो WP में कोई चीज नहीं है, WT आपका इंक्रीज हो रहा है तो नेटवर्क बढ़ रहा है, इसका मतलब network by amount as shown in the area this one. This increase in steam temperature is also accomplished by increased heat addition as shown by this one. It is seen that the ratio of increase in the network to increase in the heat addition is more clear than similar ratio for the rest of the cycle, so that the net effect is to be improved by the cycle thermal efficiency. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये T2 से T2 डैश पर ले जाते हैं तो आपका हीट एडिशन पहले H1 माइनस H2 था, या सॉरी H2 माइनस H1 था, अब हीट एडिशन H2 डैश माइनस H1 आपको करना पड़ेगा, क्लियर। लेकिन आपको इतना 2 से 2 डैश हीट एडिशन करने पर आपको ज़्यादा वर्क आउटपुट मिल रहा है, इसलिए इसकी थर्मल साइकिल इफिशियंसी इंप्रूव होगी। तो ये एक बेटर ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, प्रेशर एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन। देखिए इसमें भी अच्छी चीज ये है कि जैसे इनिशियल प्रेशर इसका P3 था, अब इसका प्रेशर अगर डिक्रीज करके हम P3 डैश तक इसका एक्सपेंशन कराएं तो आप ये लाइन देखेंगे कि ये लाइन इंक्रीज हो रही है। ये लाइन इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया कि आपका नेटवर्क बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर से देखेंगे तो पहले आपको पंप वर्क इतना करना पड़ रहा था, अब पंप वर्क आपको इतना करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, विद द लोअरिंग ऑफ बैक प्रेशर P3 to P3 डैश रैंकिन साइकिल गेट मॉडिफाइड फ्रॉम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 से कहां पर पहुंच गई 1 डैश 2 3 डैश 4 डैश एंड 1 डैश। दिस रिड्यूस्ड इन अ बैक प्रेशर कॉज इंक्रीमेंट इन द नेटवर्क। नेटवर्क बढ़ेगा क्योंकि आप अगर देखेंगे तो इसका इतना पोर्शन बढ़ रहा है। यहाँ पर डायग्राम अगर आप देखेंगे तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो प्रेशर लाइंस होती हैं टीएस डायग्राम में वो हमेशा ओरिजिन की तरफ कन्वर्ज करती हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली अगर डायग्राम देखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि जो पंप वर्क आ रहा है वो पंप वर्क आपका टरबाइन वर्क से ज्यादा चेंज नहीं, टरबाइन वर्क आपका ज्यादा इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू पंप वर्क। तो डेफिनेटली नेट वर्क डन ज्यादा मिलेगा आपको, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट है कि आप इसमें बैक प्रेशर को कम कर सकें। लेकिन इसका एक और दूसरा पहलू भी है कि जब आप कंडेंसर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बैक प्रेशर रिड्यूस करने में, यानी अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज़्यादा नीचे अगर आप आ गए तो आपका एक वैक्यूम क्रिएट होता है कंडेंसर के अंदर, जिसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वो इसकी भी एक रेंज है, उसी रेंज तक हम यहाँ पर इसको डिक्रीज कर सकते हैं। इट इज सीन दैट द टू एरियाज आर सच दैट द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल इंक्रीजेस बाय द लोअरिंग बैक प्रेशर as increase in a heat addition is more than increase in a heat rejection. The lowering back pressure is accomplished by increase in the wetness of the steam. Clear? देख तो ये wetness of the steam की भी problem इसमें आ सकती है। Similarly, मैं इसी में एक चीज़ और दिक्कत डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है फीड वाटर हीटर। फीड वाटर हीटर का टेम्परेचर अगर आप देखें कि अगर पहले ये 1 डैश से आप हीट कर रहे थे, अगर मैं किसी भी तरह से इसके फीड वाटर टेम्परेचर को 1 पर ले आऊँ तो डेफिनेटली आपका हीट एडिशन अब 1 से शुरू होगा। तो अगर आप देखेंगे तो कि अगर फीड वाटर का टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं तो हीट एडिशन आपका रिड्यूस हो जाता है, और हीट एडिशन रिड्यूस होने का मतलब ये होता है कि आपकी थर्मल एफिशिएंसी, रैंकिन एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। तो फीड वाटर का टेम्परेचर मैक्सिमाइज करने का बेनिफिट होता है, उसी को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और नई यही जो मैंने आपको पॉइंट्स 4 पॉइंट्स पहले बताए थे, उन्हीं पॉइंट्स को लेके मैं कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ। तो नाम देते हैं रीहीट साइकिल। रीहीट साइकिल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? रीहीट साइकिल का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो एक्सपेंशन प्रोसेस कर रहे हैं उस एक्सपेंशन प्रोसेस को क्यों ना टुकड़ों में करें, एक बार में ही एक्सपेंशन मत करें, उसको हम टुकड़ों में करते हैं। देखिए इसकी मैं स्कीमेटिक आपको पहले दिखाता हूँ, पहले स्कीमेटिक आप समझिए इसमें क्या है। देखिए ये बॉयलर है, हमने फीड वाटर लिया, बॉयलर के अंदर इसको हीट किया, ये 2 पॉइंट से बाहर आया। HPST का मतलब यहाँ पर है हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन। जहां पर हम सिंपल स्टीम टरबाइन यूज कर रहे थे, अब यहाँ पर मैं हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन का यूज करूंगा।
हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन में हाईएस्ट टेम्परेचर और हाईएस्ट प्रेशर के साथ स्टीम इंसर्ट करेगी, एक्सपैंड होगी P3 प्रेशर तक, और जो इसका एक्सपेंशन है उसको हम कंडेंसर में ना भेज के दोबारा इसको बॉयलर में भेज देते हैं, और बॉयलर में इसको फिर से सुपर हीट कर लेते हैं, और सुपर हीट करने के बाद इसको लो प्रेशर स्टीम टरबाइन में डाल देते हैं, और दोनों के सेम शाफ्ट को कनेक्ट करते हैं ताकि हमको वर्क आउटपुट ज्यादा मिले। इसके बाद जो इसका एक्सपेंशन आता है लो प्रेशर स्टीम टरबाइन का, इसको हम कंडेंसर के अंदर डालते हैं, और फिर उस कंडेंसर को हम लोग कंडेंस करके कंडेंसेट बनाते हैं, और कंडेंसेट को फिर से फीड पंप में डालते हैं। अब इसकी टीएस डायग्राम देखिए क्या इफेक्ट पड़ा। अब इसका अगर टीएस डायग्राम आप समझेंगे तो इसको आप समझिए, टीएस डायग्राम, ये पीवी डायग्राम, सॉरी टीएस डायग्राम है, ये रैंकिन साइकिल है आपकी। तो पहले 1 to 2 हीट एडिशन हो गया, सिंपल कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। 2 to 3 एक एक्सपेंशन हुआ, मैं यहाँ पर प्रेशर्स लिख देता हूँ। सो दिस वन इज P1 प्रेशर, दिस वन इज P2 प्रेशर, एंड दिस वन इज P3 प्रेशर। तो हम टोटल जो ये 2 to 3 एक्सपेंशन कर रहे थे, इसको हम टुकड़ों में मैंने कर दिया। टुकड़ों में यानी अगर मैं चाहता तो P1 to P3 एक्सपेंशन कर सकता था, लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर मैं इस एक्सपेंशन को इस तरह से लूँ, यहाँ पर से फॉर एग्जांपल मैं इसको पॉइंट दे देता हूँ 5 डैश, तो आपका जो एरिया है वो केवल इतना एरिया आपको मिलता है, दिस वन, ये एरिया आपको मिलता है, ये पॉजिटिव वर्क डन है। लेकिन दिस वन इज एडिशनल एरिया ड्यू टू द रीहीट साइकिल, यानी अगर आप इसको रीहीट कर देते हैं H4 minus H3, ये आपका हीटिंग एडिशन, आप हीट अगर हम एक्स्ट्रा कर दे तो हमको 4 to 3 एक एक्सपेंशन ये भी मिल जाता है। तो अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पर जोड़ूं इस लाइन को, आप सिंपल मैथमेटिक्स से अगर समझें तो H2 plus H3 plus H4 minus H5 is much more than H2 minus H5 dash, यानी कहने का मतलब ये है दिस इज H2 minus H3, ठीक, ये ब्रैकेट, ये आपका हाई प्रेशर टरबाइन का वर्क है, और दिस वन इज H4 minus H5, H4 minus H5, ये आपका लो प्रेशर का वर्क है। ये हमेशा आपको ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू सिंगल एक्सपेंशन H2 minus H5 डैश। क्लियर? तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि आपको रीहीट करने का काफी बेनिफिट होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके आगे की, इसकी थर्मल एनालिसिस की, कि इसको अगर थर्मल एनालिसिस इसकी की जाए तो क्या होगा। चलिए मैं इसकी थर्मल एनालिसिस आपको करके दिखाता हूँ। टोटल टरबाइन वर्क आउटपुट आपका दोनों का एडिशन, क्योंकि सेम शाफ्ट पे कनेक्ट है, तो आपका नेट वर्क पंप वर्क को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए, हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन अगर मास ऑफ स्टीम ms है, जनरली 1 किलोग्राम पर सेकंड लेते हैं, लेकिन अगर 1 किलोग्राम पर सेकंड नहीं है तो ये दिस इज ms इंटू H2 minus H3 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरह से लो प्रेशर टरबाइन का H4 minus H5 इंटू ms हो जाएगा। पंप का कितना हो जाएगा, दिस वन इज H1 minus H6 इंटू ms हो जाएगा। तो आपको नेट वर्क डन कितना मिला, दिस वन हाई प्रेशर वर्क, लो प्रेशर वर्क माइनस द पंप वर्क इंटू ms। हीट सप्लाई कितनी आपने की है, ms H2 minus H1 प्लस ms H4 minus H3। तो आपको रीहीट साइकिल की एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ये रीहीट साइकिल की एफिशिएंसी आई है, विच इज डेफिनेटली मच मोर एज कंपेयर टू द नॉर्मल रैंकिन साइकिल एफिशिएंसी। क्लियर? तो एक चीज क्लियर हो गई हमको कि रीहीट साइकिल करने से हमको काफी बेनिफिट होता है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम आगे मूव करते हैं। स्पेसिफिक वर्क डन का मतलब ये होता है कि आप अगर वर्क आउटपुट पर किलोग्राम बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वो नेट स्पेसिफिक वर्क आउटपुट होगा। सिंपल स्पेसिफिक वर्ड का मतलब ये हो जाएगा कि पर किलोग्राम बेसिस पे कैलकुलेशन किया जा रहा है। तो अगर आप स्टीम टेबल से, मेनली यहाँ पर स्टीम टेबल अगर आपको अच्छे से देखना आता है और अगर आप HS डायग्राम यानी मॉलियर चार्ट का भी यूज प्रॉपर कर पाते हैं तो ये स्टेट पॉइंट्स जितने भी हैं उनकी इंथैल्पीज कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। जो प्रेफर्ड किया गया है वो प्रेफर्ड ये किया जाता है कि नॉट मोर देन 2 स्टेजेस। बहुत ज्यादा स्टेजेस इंक्रीज करने से भी बहुत बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपका हीट एडिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा फिर, और बहुत ज्यादा हीट एडिशन बढ़ने से फिर आपका एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं होगी। इसलिए मोर देन 2 स्टेजेस इज नॉट परमिटेबल। रीजेनरेटिव साइकिल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? रीजेनरेटिव साइकिल का कॉन्सेप्ट ये है कि जो मैंने कहा था कि फीड वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करना तो फीड वाटर के टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज कर देते हो तो हीट एडिशन आपका कम हो जाता है। तो पहले जो ब्लूप्रिंट बनाया गया वो ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह से बनाया गया कि बॉयलर का जो एग्जिट है वो स्टीम टरबाइन के अंदर गया, स्टीम टरबाइन से वो कंडेंसर के अंदर गया, कंडेंसर के अंदर से फीड पंप से बाहर निकला, और जो ये फीड पंप है इसको हम क्या करेंगे, स्टीम टरबाइन में एनुलर स्पेस
के थ्रू इसको पास करा देंगे तो इसको क्या होगा, इसका टेम्परेचर, क्योंकि इसके अंदर से स्टीम पास हो रही है और अगर ये वाटर पास होगा तो डेफिनेटली इस वाटर को ये हीट कर देगा, जिसकी वजह से जो बॉयलर के अंदर हीट एडिशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? रीजन अगर आप देखें इसका, तो अगर ये जो आपका स्कीमेटिक मैंने बनाया है, इसका टीएस डायग्राम आप बनाएंगे तो चूंकि 2 to 3 प्रोसेस आपका एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, और अगर सेम जगह पर यानी सेम सिस्टम में आपका एक्सपेंशन भी हो जाए और हीट एडिशन भी हो जाए, ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है। तो आप यहां पर देखेंगे कि आपकी इंट्रोपी रिड्यूस कर रही है, जो कि सिस्टम अगर आप देखेंगे कि एक सिस्टम की इंट्रोपी रिड्यूस कर रही हो, ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता है या ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। तो थर्मोडायनेमिकली इट इज इम्पॉसिबल टू अरेंज दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। क्लियर? रीजनरेटिव साइकिल को कहा जाता है कि मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल है। तो इसमें मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन अगर हम इंक्रीज कर दे तो साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ सकती है। तो ये जो ब्लूप्रिंट बनाया गया इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई कुछ इस तरह से किया गया, कहा गया कि आप इसमें एक काम करें कि ये जो स्टीम टरबाइन के पूरे एनुलर स्पेस में आप वाटर को प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा मत करें। हम इसको अलग एक डिवाइस के रूप में लेके आए जिसको हम लोग हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग फीड वाटर हीटर बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस स्टीम से कुछ स्टीम ब्लीड करा लें, कुछ स्टीम ब्लीड करा लें और उसमें हीट एक्सचेंजर के अंदर डाल दें, हीट एक्सचेंजर के अंदर डाल दें और फीड वाटर को डाल दें। तो वो जो ब्लीड स्टीम है, ब्लीड स्टीम इज अ पार्ट ऑफ जो आपने बॉयलर से स्टीम टरबाइन के अंदर डाली है। सपोज करो कि 1 किलोग्राम अगर आपने डाली है तो M1 किलोग्राम अगर आप बाहर कर लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है। देयर एग्जिस्ट सीरियस लिमिटेशन, जो मैंने पहले आपको अरेंजमेंट बताया उसमें सीरियस लिमिटेशन क्या है, रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ द अरेंजमेंट described above. Limitation are due to the impossibility of having a steam turbine which shall work as both expander for getting work output and heat exchanger for feed water heating. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका वर्क भी हो और हीट एक्सचेंजर की फीड वाटर हीटिंग भी हो। ठीक है, ये साइमल्टेनियस वर्क नहीं है। अगर हीटिंग हो रही होगी तो वो वर्क में कन्वर्ट होगा, अगर वर्क हो रहा होगा तो हीटिंग में कन्वर्ट, लेकिन वर्क और हीट एक साथ प्रोवाइड किए जाएं ऐसा कोई सिस्टम नहीं कर सकते। ऑल्सो विद द हीट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द स्टीम टरबाइन द स्टेट of expanded steam at exact pressure shall be extremely wet, hence not desired. Due to these limitations, the regenerative cycle is realized, employing the concept of bleeding out steam from turbine and using it for feed water heating in a feed water heaters, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ये है feed water heater। ये एक स्कीमेटिक है। आपको जब हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ाया जाएगा तो हीट एक्सचेंजर एक टॉपिक होगा। हीट एक्सचेंजर एक तरह की डिवाइस होती है जिसमें आप कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड को आप इनडायरेक्टली मिक्स कर सकते हैं, डायरेक्टली मिक्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका कोल्ड वाटर, कोल्ड फ्लूइड होता है वो हॉट हो जाता है और हॉट फ्लूइड होता है वो कोल्ड हो जाता है। ये यहाँ पर डायरेक्ट हीटिंग हो रही है। इसको हम लोग ओपन फीड वाटर हीटर बोलते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप। हमने ब्लीड किया स्टीम को स्टीम टरबाइन से, ये स्टीम है और ये फीड वाटर, दोनों को मिक्स किया तो डेफिनेटली जो फीड वाटर हीटर बाहर निकलेगा वो ब्लीड स्टीम की वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं और ये मैं बोलूं कि MA किलोग्राम फीड वाटर हीटर आया, MB किलोग्राम हीट ब्लीड स्टीम से आई, तो these are the input, these must be equal to the output, so mass should be constant MA plus MB and this is multiplied by HC। तो डेफिनेटली आप यहाँ से अगर HB और HA की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो HC की वैल्यू बहुत आसानी से इस इक्वेशन के थ्रू निकाल आएगी। दूसरा फीड वाटर हीटर कैसा होता है? दूसरा फीड वाटर इनडायरेक्ट टाइप का होता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट स्टीम का और वाटर का कभी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि एक पाइप है, उसके अंदर से फीड वाटर हीटर जा रहा है और जो दूसरा पाइप, जो बड़ा पाइप कॉन्सेंट्रिक पाइप है, यानी मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ इसमें कैसे होगा। देखिए इसको आप कैसे करेंगे, जैसे कॉन्सेंट्रिक पाइप का मैं एक स्पेस बनाता हूँ कि एक बड़ा पाइप है इसका ये, और एक ये छोटा पाइप है। इस छोटे पाइप के अंदर आपका फीड वाटर हीटर है, फीड वाटर है, ठीक, और ये जो एनुलर स्पेस है इसमें स्टीम, ठीक। तो यहाँ के थ्रू आपका हीट इंटरेक्शन होगा। अगर आप इसको इंसुलेट कर दें पूरी तरह से बाहर तो यहाँ पर फीड वाटर जब एग्जिट कर रहा होगा तो फीड वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर भी हम सिमिलर फैशन में आप
एम जैसे एम बी आपका ब्लीड स्टीम है तो एम बी इंटू एच बी प्लस एम ए इंटू एच ए कर सकते हैं। इसी तरह से आउटपुट में आप यहाँ पर देखें तो एम ए ही बाहर निकलेगा, एम ए इंटू एच डी हो जाएगा, और इधर से एम बी निकलेगा तो एम बी इंटू एच सी हो जाएगा, क्योंकि इंसुलेटेड है, मास कंजर्व होगा इसमें, क्योंकि एम बी प्लस एम ए शुड बी इक्वल टू एम डी प्लस एम सी। ये बात समझ में आई। लेकिन यहाँ और यहाँ में क्या समानता, क्या दोनों में डिफरेंस है। क्लोज फीड वाटर हीटर को हम लोग बाद में और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। लेकिन ओपन फीड वाटर हीटर में कंडीशन क्या है कि जो ये प्रेशर है, ब्लीड स्टीम का जो प्रेशर है और जो फीड वाटर का प्रेशर है, ये दोनों डेफिनेटली अलग होंगे। लेकिन जब ये बाहर निकलेगा तो ये ब्लीड स्टीम के प्रेशर पे ही बाहर निकलेगा, इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पर सारे प्रेशर्स अलग अलग होंगे, ठीक है, यहाँ प्रेशर्स का कोई समस्या नहीं है। चलिए इसको मैं आगे आपको एक स्कीमेटिक बना के दिखाता हूँ, या आज के लिए हम लोग अभी इतना ही रखते हैं। इसको आप समझिए एक बार, किस तरह से इसमें काम किया जाएगा, किस तरह से इसमें कैलकुलेशंस की जाएंगी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी स्कीमेटिक के साथ में फर्दर डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।